जनभाषा हिंदी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी आज की बातचीत का विषय है राजभाषा हिंदी और उसके सांविधानिक उपबंध। भाषा संवाद और अभिव्यक्ति का माध्यम है। उसका बुनियादी रूप बोलचाल का होता है, जनभाषा का होता है। उसी से विकास के क्रम में सामान्य पत्र व्यवहार, सामान्य लेखन के साथ ही साथ साहित्यिक भाषा आदि रूप, प्रयुक्तियाँ, शैलियाँ विकसित होती हैं। देश के स्वाधीन होने, राष्ट्र बनने के उपरांत देश की सरकारी संस्थाओं में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, यह प्रश्न राजभाषा का प्रश्न कहलाता है। भारत के स्वाधीन होने के उपरांत गणतंत्र बनने के पश्चात संविधान में राजभाषा का प्रश्न उठा और उसका निराकरण किया गया। भारतीय संविधान में भाषा की अन्य प्रयुक्तियों के साथ राजभाषा पर गंभीर और व्यापक रूप से विचार किया गया है। राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसमें शासन का संचालन किया जाता है। विद्यार्थियों, भारत की केंद्रीय भाषा के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो हम देखते हैं प्राचीन काल में यहाँ की भाषा या राजभाषा संस्कृत थी। पाली भी यहाँ की राजभाषा रही और प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत राजभाषा के रूप में सम्मानित या व्यवहार में दिखाई देती है। इसके उपरांत अपभ्रंश का विकास हुआ और 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। जनभाषा होने के कारण राजकाज एवं साहित्य में इनके प्रयोग भी दिखाई देने लगते हैं। 12वीं शताब्दी में तुर्कों एवं अफगानों के आगमन से मध्य देश की राजभाषा फारसी बन गई। लेकिन कोई भी शासन बिना जनता की जुबान को अपनाए नहीं चल सकता। इसलिए आवश्यकतावश स्वभावतः ही हिंदी सह राजभाषा के रूप में व्यवहार में आने लगी। पुरानी हिंदी के रूप में रेखांकित की गई यही हिंदी मुगल शासन में राजभाषा का कार्य करने के साथ ही साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में राजकाज का माध्यम बनी। दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के रूप में पहचानी गई। इसी हिंदी को अमीर खुसरो ने हिंदवी के रूप में पहचान दी। यही हिंदी सिद्धों, नाथों, संतों, कवियों, मनीषियों की वाणी के साथ विभिन्न बोलियों, बानियों में ढलकर संपूर्ण भारत के संवाद सूत्र के रूप में विकसित हुई। अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान का शासन सूत्र संभाल लिए जाने के बाद फारसी राजभाषा के मुख्य पद से हटी एवं उसका स्थान 1935 में अंग्रेजी ने ग्रहण किया। लेकिन जनभाषा हिंदी को अस्वीकार कर शासन चलाना संभव नहीं था। इसलिए अधिकांश क्षेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में कायम हिंदी की ओर ध्यान दिया गया। फ्रेडरिक पिनकॉट जैसे व्यक्ति ने इसके महत्व को समझते हुए भारत आने वाले सभी अंग्रेजों को हिंदी की परीक्षा पास करने का प्रस्ताव पास कराया। सिविल सेवा में आने वालों को हिंदी पढ़नी पड़ती थी। इसके पूर्व थॉमसन ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था, इंग्लिश अफसरों के सिवाय जनता के साथ सभी कामकाज वर्नाक्युलर भाषा में किया जाए। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने हिंदी भाषा, व्याकरण एवं साहित्य पर भी महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और अंततः इसी तरह
तमाम तरह के द्वंद्वों से गुजरती हुई हिंदी संविधान की व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकार की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा ने भाषा के संबंध में 12, 13, 14 सितंबर 1949 को चर्चा की, जिसमें देश के स्वनामधन्य विद्वान एवं अनेक भाषा से जुड़े लोग शामिल हुए। इसी चर्चा के पश्चात हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। संविधान लागू होने के साथ ही भाषा संबंधी प्रावधान भी लागू किए गए। इन्हीं प्रावधानों के अनुसार आज हिंदी संसद, अनेक विधानसभाओं एवं संघ की राजभाषा के रूप में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों, निकायों आदि की भाषा के रूप में निरंतर प्रगति कर रही है। विद्यार्थियों, अब हम राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों पर बात करते हैं। संघ की राजभाषा नीति विषयक संविधान में 3 खंडों में व्यवस्था की गई है। राजभाषा संबंधी व्यवस्था संविधान के 3 खंडों में की गई है। संविधान के भाग 5 में, भाग 6 में और भाग 17 में। एक एक क्रम से हम इन व्यवस्थाओं पर बातचीत करते हैं। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस प्रकार की होगी। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में दूसरे बिंदु के रूप में कहा गया, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो, परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिए गए हों, परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 40 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। भाग 6 अनुच्छेद 210
विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख भाग 6 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत ही कहा गया है, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। भाग 17 में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा पर विचार किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 के खंड 2 में कहा गया है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 343 के खंड 3 में कहा गया है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति पर विचार किया गया है। अनुच्छेद 344 के खंड 1 में कहा गया है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। इसी अनुच्छेद 344 में कहा गया, खंड 2 में कहा गया, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच
एक या राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। इसी अनुच्छेद जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी अनुच्छेद 344 3 खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। 4 बिंदु के रूप में यह कहा गया, एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोक सभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। अनुच्छेद 344 के बिंदु संख्या 5 में यह कहा गया, समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं पर विचार किया गया है। अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा पर विचार किया गया है। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी, परंतु यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिखाई देता है। यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा पर विचार करता है। अनुच्छेद 348 के भाग 1 में इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।
संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों को या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों, उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। 2 खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, टिकरी या आदेश को लागू नहीं होगी। 3 खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम, उपविधि में प्रयोग किए लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया पर बात की गई है। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। इस तरह विद्यार्थियों हम देखते हैं कि भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी हमने 343 से लेकर 349 अनुच्छेद तक बातचीत की है। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा पर विचार किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं पर विचार किया गया है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
पर विचार करता है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिए गए हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों, यहाँ हमने अनुच्छेद 351 में यह देखा किस तरह हिंदी को एक समाहारी समेकित भाषा बनना है और दूसरी भाषाओं से वर्चस्व का संबंध नहीं रखना, बल्कि दूसरी भाषाओं को साथ लेते हुए उनकी शैलियों, उनके शब्द भंडारों और उनके ढंगों का प्रयोग करते हुए हिंदी को समृद्ध करना है, राजभाषा का विकास सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के अंत में हम 8वीं अनुसूची का उल्लेख कर रहे हैं। इस 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 344(1) और 351 में आज वर्तमान में 2020 में 22 भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है। पहले ये भाषाएं कम थीं। विविध संवैधानिक संशोधन के उपरांत अन्य भाषाएं इसमें जुड़ी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली आदि भाषाएं बाद में जोड़ी गई। कुल मिलाकर आज की तारीख में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। विद्यार्थियों, व्याख्यान लंबा हो रहा है। इन सब कारणों से व्याख्यान को यहाँ पर रोका जा रहा है और व्याख्यान के अगले खंड में राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976, संशोधित 1987, 2007 और 2011 पर विचार किया जाएगा। इस खंड में हमने यह देखा कि संविधान के विविध भागों में किस तरह संवैधानिक उपबंध किए गए हैं,
भाग 5 के अंतर्गत, भाग 6 के अंतर्गत और भाग 17 के अंतर्गत। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनें, पढ़ें और समझें किस तरह सरकारी कामकाज की भाषा के संबंध में संविधान के इन 3 खंडों में विस्तार से बात कही गई है। विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः उल्लेख करना चाहूँगा भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, जिसमें भारत संघ की राजभाषा नीति को देखा समझा जा सकता है। वर्ष 2020-21 में भी राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा, वह इन्हीं संवैधानिक उपबंधों के आधार पर बनाया जाता है। अगले व्याख्यानों में हम यह कोशिश करेंगे कि वर्तमान वर्ष 2021 के लिए राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है, उस पर भी हम विचार करें, ताकि हम यह देख सकें कि संवैधानिक उपबंधों की क्रियान्वयन की स्थिति क्या है। धन्यवाद विद्यार्थियों, श्रोताओं, अध्यापक साथियों। इसी विषय को विस्तार देते हुए अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे। आभार।